जय हिंद भाई, मैं उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूँ भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन भाई। सबसे पहले तो आशा करता हूँ गर्मी का मौसम भी आप लोग सब सही होंगे। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है भाई, थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन भाई। आपका चर्चा में रहा भाई आपका एल रूट सर्वर चर्चा में रहा है, ये क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। क्या चर्चा में आपका एल रूट सर्वर है। क्वेश्चन नंबर 1 है एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर आपका चर्चा में रहा है। एल रूट सर्वर चर्चा में है, ये क्या है। देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मौसम थोड़ा सा खराब है तो आपको पता अपनी क्लास के ऊपर मौसम का तो फर्क रहता ही रहता है ना। तो थोड़ा सा माफी चाहूँगा, डिस्टर्बेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एल रूट सर्वर चर्चा में, ये चर्चा में क्यों। देखिए एक प्रकार का विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये सर्वर है आपका, यानी कि जैसे नेटवर्क का सर्वर डाउन हो जाता तो नेटवर्क को लेकर के बाधित हो जाती हैं जो सारी सुख। आजकल तो जो ज़माना, जो नेट का ज़माना भाई, नेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज़ के लिए एक स्पेशल रूट सर्वर, जैसे हम कह सकते हैं स्पेशल रूट सर्वर बनाया गया है, जो स्पेशल सर्वर है कह सकते हैं। जैसे कि अगर एशिया के अंदर कुछ बाधित हो जाए, नेट नहीं चले तो वहाँ का नेट चलता रहे। तो एल रूट सर्वर आपका चर्चा में इसलिए क्योंकि देश का एक पहला राज्य है जिसने इस सर्वर को लागू किया है, और वो राज्य कौन बन गया आपका भाई, राजस्थान। अब पूरे देश में इंटरनेट बंद हो सकता है लेकिन राजस्थान के अंदर नेट बंद नहीं होगा। दक्षिण एशिया कह सकते हैं, एशिया कह सकते हैं, एशिया के अंदर आपका नेट डाउन हो सकता है लेकिन राजस्थान के नेट को लेकर के जो काम होते हैं वो बाधित नहीं होंगे। और ऐसा करने वाला एल रूट लागू करने वाला कह सकते हो आप इसको, एल रूट लागू करने वाला पहला सर्वर बना भी आपका, पहला राज्य बना, सॉरी एल रूट सर्वर लागू करने वाला पहला राज्य बना है अपनी तरह का। इसमें क्या किया है, पहला। यानी कि अब क्या होगा कि इंटरनेट से जो संबंधित है, नेट से संबंधित जो वर्क हैं, ये नेट से संबंधित जो वर्क हैं ये बाधित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, बाधित नहीं होंगे। यानी कि अब नेट डाउन नहीं होगा, नेट पे जो काम है वो रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं निर्बाधित, बिना बाधा के ये क्या रहेगा, रूट आपका लागू रहेगा। चलिए किसके सहयोग से ये सहयोग जो मिला है, इसका किसके सहयोग मिला, तो भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर प्लस में और किसने सहयोग किया भाई इसका, जयपुर में इंटरनेट कॉरपोरेशन 4 या कह सकते हैं ICANN के सहयोग से ये लागू किया गया है। ये क्या जाएगा आपका भाई, इंटरनेट कॉरपोरेशन 4 असाइन नेम्स एंड नंबर्स के सहयोग से ये लागू किया है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर और ICAN कह सकते हो इंटरनेट कॉरपोरेशन 4 आपका असाइन नेम्स एंड नंबर्स के सहयोग से इसको लागू किया गया है। फिर पूछे कि राजस्थान में एल रूट सर्वर जो चर्चा में है वो किसके सहयोग से लागू किया, तो भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर है। दूसरा आपका ICAN है, इंटरनेट कॉरपोरेशन 4 असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के द्वारा इसको क्या, सहयोग के द्वारा इसको लागू किया गया है। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। कहीं पर भी नेट बाधित होने पर भी ये काम करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कहीं कह सकते हैं भारत में या दक्षिण या एशिया के अंदर कहीं पर भी नेट अगर बाधित है तो भी ये नेट आपका क्या करेगा, काम करेगा। ध्यान रखेंगे। इसी तरीके के वर्तमान में अगर हम बात करें, राज्य तो आपका ये पहला बना भाई, एल रूट सर्विस वाला राज्य तो पहला बना आपका। लेकिन अगर हम बात करें इसी प्रकार के जो सर्वर हैं और किसने लागू कर रखे हैं, तो वर्तमान में मुंबई के अंदर भाई आपका मुंबई साथ में क्या है आपका भाई, दिल्ली और गोरखपुर में, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली और प्लस में आपका गोरखपुर में आपका जे नेट लागू कर रखा है। कौन सा नेट, जे रूट सर्वर भाई, जे रूट सर्वर यहाँ पर लागू है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर कलकत्ता की,
तो कलकत्ता के अंदर भी पूछ ले तो किस प्रकार का आपका, तो 2 L रूट सर्वर तैनात है कलकत्ता में। क्या आपके 2 L रूट सर्वर जो आपके क्या है तैनात है। सर्वर का काम क्या होता है, नेट को चलाना भाई। यहाँ पर हमने बात करी, देखिए राजस्थान L रूट चर्चा में क्या भाई आपका एक प्रकार का ये नेटवर्क है और ये राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया है भामाशाह और साथ में ICANN के द्वारा इसको लागू किया गया, सहयोग से इसको लागू किया गया। अब मतलब विशुद्ध रूप से कह सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई नेट के अंदर बाधा नहीं होगी। इसी प्रकार के नेट आपका अगर गोरखपुर की बात करें, दिल्ली की बात करें और मुंबई की तो आपका J रूट सर्वर वहाँ पे लागू और कलकत्ता के अंदर 2 L रूट यहाँ पर आपके लागू। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका ये चर्चा में रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका, यहाँ जो आपके लिए छोड़ रहे हैं अभी जो चर्चा में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट की स्थापना कब की गई, क्या इंटरनेट की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 2 अगला है, ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। सबसे पहले तो बात हम ये करेंगे कि विश्व विरासत दिवस यानी कि जो भी हमारे भवन है, जो भी हमारी यानी कि जो पहले से जो हमारे पास विरासत के रूप में जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो बिल्डिंग भवन जो भी जिस प्रकार की भी हमारे को जो विरासत मिली है, उस विरासत के बारे में लोगों को जागरूक रखने के लिए विश्व विरासत दिवस की स्थापना की गई और विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। आपको समझ में आया, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कुछ छोड़ करके गए हैं, जो विरासत के तौर पर हमारे को बिल्डिंग भवन जो भी आपके बीच में छोड़ के गए हैं, उनको खास करके जो साइटें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जैसे ताजमहल, आपका लाल किला है, विश्व विरासत स्थल जो कि आपकी कह सकते हैं उसके अंदर शामिल किया गया है। यानी कि विश्व के अंदर महत्वपूर्ण जो आपके भवन है, विश्व में महत्वपूर्ण जो भवन है या आपके जैसे नेशनल पार्क वगैरह भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं भाई भवन है, उनको क्या किया गया है इस विश्व विरासत स्थल में विश्व विरासत दिवस, इनको विश्व विरासत दिवस के रूप में जानकारी उनकी क्या उन भवनों की उनकी विश्व विरासत दिवस के रूप में जानकारी दी जाती है उनको और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। यानी कि वो जो भवन है उन भवनों को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाती है, विश्व विरासत दिवस पर उनके बारे में बताया जाता है, उनके महत्व को बताया जाता है, आम पब्लिक को उनके बारे में जानकारी दी जाती है। देखने में मान लिया फॉर एग्जाम्पल कोई भवन है बड़ा खड़ा है, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर सर्च करते हैं तो कैसे उसको मतलब एक स्थल के तौर पे देखते हैं, कैसे उसको हम एक हमारे पूर्वज जो थे उनकी कला के तौर पे उसको हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। तो उसके बारे में जागरूकता पैदा करना इसका क्या रहता है उद्देश्य रहता है। और हर वर्ष कब मनाया जाता है आपका ये 18 अप्रैल को ये हर वर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से इसको जानते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से इसको हेरिटेज डे के नाम से इसको जाना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इसको बोला जाता है। स्मारक और शक्लों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कह सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर मोमेंट ऑफ एंड साइट, स्मारक और शक्लों के लिए ये भी कह सकते हो आप, स्मारक और शक्लों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह दिन विश्व जागरूकता करता है, ये भी आप लोगों को पता है। 2022 की यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का जो आपका विश्व विरासत दिवस था उसकी थीम क्या थी, थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई आपका कि इस बार की थीम क्या रही है। चलिए थीम की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखिए, थीम है आपका विरासत और जलवायु। थीम क्या थी, विरासत और जलवायु क्या रही है, थीम रही है 2022 की। विरासत और जलवायु क्या रही है आपकी थीम रही है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से भी निकल करके आएगा, ठीक है ओके। इस दिन को पहली बार कब 1982 में हम कह सकते हैं 1982 में ICOMOS हो जाएगा आपका भाई, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मूवमेंट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मूवमेंट एंड साइट, ऑन मूवमेंट एंड साइट्स की बात कर रहे हैं, मूवमेंट एंड साइट्स के द्वारा इसको संस्कृति भेदभाव को मिटाने के लिए या जागरूकता बढ़ाने के लिए
इसका मनाने का विचार रखा था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का विचार रखा था। ठीक है, 1983 में अपने 22वें आम सम्मेलन में, कब यूनेस्को ने 1983 में देखो ICOMOS ने विचार कब रखा, जागरूकता बढ़ाने के लिए 1983 में यूनेस्को ने 22वां जो सम्मेलन था इस प्रस्ताव को अपनाया था। 22वें सम्मेलन में, सम्मेलन पूछ रहे, 22वें सम्मेलन में इस प्रस्ताव को अपनाया और तब से फिर आपका दिन मनाया जाना शुरू हो गया, दिन पूरे विश्व में मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत में कुल स्थलों की अगर मैं बात करूं तो 3691, भारत के अंदर कुल जो स्थल और स्मारक हैं 3691, और इस यूनेस्को के अंदर जो शामिल है कितने आपके 40 स्थल शामिल है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर बात करी विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, आपका 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया गया। इसका प्रस्ताव या इसको लेकर के बात कब करी गई, 1982 में इसको लेकर के ICOM आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मूवमेंट एंड साइट्स के द्वारा इसको विचार रखा गया था। 82 में यूनेस्को ने इस दिवस को 22वां जो आम सम्मेलन था मनाना प्रारंभ कर दिया। मनाया कब जाता है आपका, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस है, यानी कि जो भवन और स्मारक स्थल हैं उनको क्या कह सकते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आपका ये मनाना प्रारंभ किया गया। भाई शानदार क्वेश्चन मैं एक बार रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई जो चर्चा में रहे हैं आपका भी एक बार रख करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहे भैया मनोज मुकुंद नरवणे साहब चर्चा में रहे। चर्चा में क्यों रही हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। आपके CUS हाल ही में CUS कौन बने हैं, बनने की घोषणा करी गई है, कह सकते हैं COS। लेकिन मैं बात करूं तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, क्या होता है आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसे क्या बोला जाता है COAS। और COS की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो मनोज मुकुंद नरवणे साहब रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति अभी यहाँ पर हमारे बनने वाले हैं। जनरल साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने वाले, तो बहुत ही गौरवान कह सकते हो गौरवशाली पद होता है इसके ऊपर वही व्यक्ति पहुंचता जो जिसने अपना पूरा समर्पण इसके लिए लगाया गया हो, देश सेवा के लिए लगाया, वो वही व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है। आपके चर्चा में रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जो पांडे हैं आपके चर्चा में रहे हैं। ये क्यों रहे हैं चर्चा में भाई, मनोज पांडे चर्चा में, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है, बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए, एक ऐतिहासिक दिन आने वाला है। ये बनने वाले भारत के COAS, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं। ध्यान रखेंगे भाई, आपके क्या बनने वाले हैं, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेंगे। किसकी जगह पर बनने वाले हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो किसकी जगह पर बनने वाले हैं ये देखेंगे आप लोग। तो ये पहले, इनसे पहले कौन थे भाई, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे साहब का स्थान लेंगे। MM नरवणे पढ़ा होगा आप लोगों ने, MM नरवणे जो साहब थे, जनरल साहब थे, वो अब रिटायर होने में आपके, ठीक है, और रिटायर के बाद अब ये आपके COS बनने वाले हैं। और कब कार्यभार संभाल, 1 मई 2022 से आपके ये नए क्या रहेंगे, मनोज पांडे साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जो पांडे साहब हैं, ये क्या बनने वाले हैं, आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं। जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई इनके लिए, क्योंकि इस पद तक पहुंचने के लिए लाखों लोग भर्ती होते हैं, हजारों अफसर भर्ती होते हैं, और उन हजारों में से छट करके उस अंतिम पद तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, इन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया। 39 ईयर, ये 1982 बैच के अफसर हैं, 1982 के बैच के अफसर हैं। ठीक है, 1982 यानी 1982 में सेना में सेवा देनी प्रारंभ करी थी, और लगभग अभी इनकी कितनी सर्विस हो चुकी है, 39 ईयर की जो सर्विस है इन्होंने हर क्षेत्र में हुई, हर क्षेत्र में इन्होंने ड्यूटी करी है। चाहे वो लेह लद्दाख हो, लेह लद्दाख के अंदर भी इन्होंने एक ब्रिगेड की कमांड करी है, एक कोर की कमांड करी इन्होंने, और लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप जो है उस कोर के ऊपर भी इन्होंने काम किया, उस कोर के भी कमांडर रहे हैं। ठीक है, तब जाकर के आज इस पद पर पहुंचे हैं। और कौन से नंबर के बनेंगे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता भी आता। ये 1 फरवरी को उन्होंने उप सेना प्रमुख का कमान संभाला था, यानी कि 1 फरवरी को क्या बने थे,
1 फरवरी को ये उप सेना प्रमुख बने थे, उप सेना प्रमुख बने थे, उप यानी कि डिप्टी चीफ बने थे। सेना प्रमुख कब बने थे आपके? ये 1 फरवरी को बने थे। ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम बात करते हैं 1982 से पास आउट हुए थे। और हाँ, ये भूल गया मैं बीच में बताना आपको, ये जो मनोज पांडे साहब कौन से नंबर के बनेंगे? 29वें नंबर के बनेंगे। कौन से नंबर के बनेंगे? 29वें नंबर के। आपसे पूछा 28वें नंबर के कौन थे आपके? तो MM नरवणे साहब थे। 28वें नंबर के कौन थे आपके? MM नरवणे साहब थे। और इनसे पहले कौन थे? बिपिन रावत साहब थे 27वें नंबर के। और पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे आपके? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके कौन थे? तो बिपिन रावत साहब थे। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए जो कि हेली दुर्घटना के अंदर मारे गए थे। ठीक है, चलिए। सैन्य अकादमी कब ज्वाइन की थी इन्होंने? खड़गपुर 1982 बैच की IM में। और देश के पहले इंजीनियर हैं ये, देश के इस पद पर पहुंचने वाले देश के पहले इंजीनियर हैं देश के जो इस पद पर पहुंचे हुए 39 साल की सर्विस के अंदर। ठीक है, इन्होंने जून 2020 के अंदर इन्होंने क्या 20 से मई 2021 तक ये निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया इन्होंने। अंडमान एंड निकोबार कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने अंतिम काम किया है, कह सकते हो आप। ये भी बड़ा अच्छा इनका काम रहा है यहाँ पर। ठीक है, उनके पास काफी मेडल भी हैं जो इनके लिए काम करते हैं। और कह सकता हूँ सबसे बड़ी इकाई कह सकते हैं, जो सेना की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, अफसर में सबसे छोटा रैंक कह सकते हैं, यहाँ से लेफ्टिनेंट से उठ करके और ये कहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ा लंबा सफर तय करना होता है, बड़ा अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर रख करके और बहुत से लोगों के साथ मिल करके उन लोगों के ऊपर कमांड करके, कमांडरशिप दिखा करके, अपनी क्वालिटी दिखा करके तब बंदा इस पद पर पहुँचता है। मैं सलाम करता हूँ भाई मनोज पांडे साहब को। और जो कि आज हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश में ऐसा इंजीनियर पैदा हुआ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपना COS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर ड्यूटी करेंगे। और मेरी एज ए सैनिक एक्स आर्मी हूँ मैं, आप लोगों को पता है, तो मेरी एज ए सैनिक भावनाएं वो तो हमेशा बनी रहेंगी। चाहे कोई भी सैनिक हो, अगर रिटायर हो जाए, चाहे ऑन ड्यूटी हो, हमेशा देश के साथ जुड़ी रहती हैं। तो मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि देश की सेना के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे ये। ठीक है, और बेस्ट विशेष भी रहेंगे भी हमारी तरफ से। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 भाई। बड़ा चैलेंज भरा लाइफ होता है ये। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में आपका भाई चर्चा में रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है? देखिए कह सकते हैं क्या इस क्वेश्चन बनेगा आपका, किस व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी में वर्गीकृत किया जाता है? किस व्यक्ति की आय को अत्यधिक गरीबी में गिना जाता है या काउंट किया जाता है, गिना जाता है या कह सकते हो समझा जाता है? यानी कि किस व्यक्ति की आय को, यानी कि कितनी मिनिमम आय, इसको आप इस तरीके से सकते हैं, कम से कम कितनी आय को, कितनी जो इनकम है आय को हम गरीबी, अत्यधिक गरीबी में शामिल करते हैं। यानी कि मान लिया फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के पास 100 रुपए पर डे के हिसाब से क्या आती है उसकी इनकम है, तो हम मान लो 50 रुपए वाले व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी में काउंट करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की आय 50 रुपए पर डे के हिसाब से वो अत्यधिक गरीबी में शामिल है। सबसे पहले तो ये कि ये करता कौन है, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? ठीक है, गरीबी की आय को लेकर के, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो ये क्या आपका ऋण देने वाली, यानी कि विकासशील देशों को भी, किसको भी, विकासशील जो देश हैं, विकासशील देशों को ऋण देने वाली, सस्ती ऋण देने वाली क्या आपकी ये संस्था है। ठीक है, सस्ती ऋण देने वाली संस्था। और वर्तमान इसके सदस्य कितने? 189 जो लोग हैं इसके क्या है, 189 देश इसके क्या है सदस्य हैं। चलिए, इसने एक रिपोर्ट जारी करी है भैया, अपनी रिपोर्ट जारी करी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के ऊपर वर्गीकृत किया है इसने। ठीक है, इसने क्या निकाला अपना, एक गरीबी की उसमें विश्व ने हाल ही में एक वर्गीकृत पेपर जारी किया। विश्व बैंक ने क्या किया आपका, एक विश्व बैंक ने क्या किया वर्गीकृत पेपर, यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है
वर्किंग पेपर जारी किया है। पेपर सीधा सा पूछे किस पेपर में या उस पेपर का शीर्षक क्या है, तो वर्किंग पेपर है, उसके अंदर इस गरीबी का जिक्र किया है। जिसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक की अगर हम बात करें, पेपर का नाम हो गया आपका, तो शीर्षक की अगर हम बात करते हैं तो शीर्षक है प्योरिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट decade, but not as much as previously thought. देखो, purity in India has declined over the last decline, but not as much as previously thought. यानी कि इस शीर्षक से इन्होंने एक क्या पेपर, और पेपर का नाम क्या है, वर्किंग पेपर के नाम से इन्होंने डब्ल्यू बैंक ने जारी किया। और इसके अनुसार इसने क्या बोला भाई, जिस व्यक्ति की आय, क्या बोला, सॉरी भाई, जिस व्यक्ति की आय 1.9 जो डॉलर है, $9 प्रतिदिन से कम है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिदिन में अलग अलग की जगह की अलग अलग हो सकती है, प्रतिदिन से कम है, तो वो क्या है आपका अत्यधिक गरीबी में शामिल किया जाएगा। अत्यधिक गरीबी में शामिल होगा, गरीबी में शामिल किया जाएगा, शामिल होगा भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लगभग भाई आपका 145 रुपए हो जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति की आय 145 रुपए से, ठीक है भाई, बोर्ड शायद मेरे ख्याल में कितने नजर नहीं आ रहा, धूल बनी आ गया, चलनी भाई, ओपन में क्लास बनानी पड़ती है, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। चलिए भाई, 145 रुपए, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक ने जारी किया कि जिस व्यक्ति की आय 1.90 डॉलर से कम है, यानी कि 145 रुपए से कम है, उसे भारत के अंदर अत्यधिक गरीबी के अंदर शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी करी है, वर्किंग पेपर के नाम से एक शीर्षक निकाला, पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन एंड ओवर द लॉस्ट डिक्लाइन बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट के नाम से एक शीर्षक निकाला, और उन्होंने अत्यधिक गरीबी, और 2019 में जो गरीबी घटी है, भारत की गरीबी तो ये घटी है भाई, 2019 में घट करके कितनी हो गई है, 10.2% हो गई है, 10.2% गरीबी आपकी वर्ष में घटी है भाई, पूर्व घटकर 10.2 हो गई है, जो कि 2011 में लगभग 22.5 थी, या कह सकते हो लगभग लगाया मैंने भाई, लगभग आपकी, यानी कि 2011 और 19 के बीच में अगर लेते हैं तो आपकी 10.2 गरीबी बची है, प्रतिशत गरीबी बची है, जो अत्यधिक गरीबी है उसकी बात यहाँ पर हम करने हैं। चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये भी, आपका गरीबी को लेकर के क्वेश्चन था, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक बार रफ करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए एक बार नोट कर लेंगे भाई, या आप स्क्रीनशॉट जो भी आपने लेना है ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका चर्चा मेरा अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज का, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, EPG। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका EPCG चर्चा में है। ये क्या है, EPCG चर्चा में है, ये क्या है। सबसे पहले तो EPCG लेते हैं आपका, ये इसका संबंध अगर हम बात करते हैं सीधा किससे है, इकोनॉमिक्स से कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था से है, वाणिज्य मंत्रालय से है, सारी की सारी बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट्स प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ये आपका क्या हो जाएगा EPCG, क्या हो जाएगा आपका ये EPCG हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका संबंध किस मंत्रालय से है, ये जो चर्चा में इसका संबंध मंत्रालय की बात करें तो आपका मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो किस मंत्रालय से, तो वाणिज्य मंत्रालय से इसका क्या भाई संबंध। यहाँ क्वेश्चन है मंत्री कौन है इस मंत्रालय के, वाणिज्य मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, ओके। इसके तहत क्या किया गया, कुछ डील दी गई है निर्यात और आयात में कुछ, इसके तहत क्या निर्यात में कुछ वस्तुओं के निर्यात में कुछ ढील दिया, यानी कि जो कुछ रिस्ट्रिक्शन थी वो कम करी है। सीधी सी बात है, ध्यान रखेंगे आवश्यक जो आदेश है वो कम करें, कुछ सुविधाएं प्रदान करें। यानी कि जैसे अभी हाल ही में चर्चा में था भाई आपका कि देश ने निर्यात और आयात के बीच में क्या था, हमारा व्यापार घाटा चर्चा में था, यानी कि हमने आयात ज्यादा किया और निर्यात क्या रहा हमारा कम। सबसे पहले तो समझेंगे जब वाणिज्य की बात, घाटा किसे कहते हैं, व्यापारिक घाटा किसे कहते हैं, व्यापारिक जो घाटा है वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे व्यापारिक घाटा यानी कि जो आयात है, आयात माइनस निर्यात भी, यानी कि आयात 100 रुपए का किया, हमने 100 रुपए का क्या किया है, आयात किया है, और निर्यात कितने का किया हमने 80 का। तो जो भारत में जो घाटा रहा कितना रहा, 20 रुपए का घाटा रहा। तो इस घाटे की पूर्ति के लिए वाणिज्य मंत्री ने EPCG चर्चा में इसमें कुछ क्या दी गई, कुछ सुविधाएं प्रदान करी गई हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में क्वेश्चन सर कितना है कि वाणिज्य मंत्रालय से इसका संबंध और वाणिज्य मंत्रालय किसके अधीन है, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। मंत्रिमंडल की बात करते हैं, वर्तमान में मोदी के मंत्रिमंडल में 78 मंत्री शामिल है। बता देता हूँ कितने मंत्री बना सकते हैं, तो 15% मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, यदि कोई मंत्री, पॉलिटी का क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री लोकसभा के अंदर अगर बिल रखता तो उस बिल को क्या कहा जाता है, किस प्रकार का बिल होता वो, सरकारी, गैर सरकारी, निजी। यानी कि यदि कोई मंत्री अगर किसी बिल को लोकसभा के अंदर रखता है तो उस बिल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सरकारी बिल, ऑप्शन नंबर 2 है आपका निजी बिल, ऑप्शन नंबर 3 है या जो भी समझे, C है आपका गैर सरकारी बिल, और D है ये सभी। तो बताएंगे मुझे कमेंट्स करके, जो बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में हम बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चन की। तो सिद्धलिंग स्वामी चर्चा में रहा अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ले लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सिद्धलिंग स्वामी, कौन से भी आपके सिद्धलिंग स्वामी की जयंती चर्चा में है, ये किसके द्वारा मनाई गई, यह चर्चा में क्यों है, सिद्धलिंग स्वामी की जयंती चर्चा में है। इसका संबंध कहाँ से है, कैसे भी समझें आप, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया आप लोगों का यहाँ पर निकल करके आने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो कर्नाटक के अंदर इसको मनाने की घोषणा किसने करी, कर्नाटक ने क्या किया है, इसके ऊपर एक घोषणा करी है, इस जयंती के ऊपर घोषणा करी है। क्या घोषणा करी है वो देखिए, इसको एकीकरण कह सकते हो, क्या घोषणा करी आपकी, तो इसको एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की, इस जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, किसने करी है, कर्नाटक ने करी। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है कि ये जो सिद्धलिंग स्वामी की जो जयंती है ये कब मनाई जाती है, ये मेरे जो प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं एक बार जरूर हरकत करेंगे और इस पर पूछ लेगा सीधा सा कि किस राज्य ने एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की यहाँ पर घोषणा करी है। जैसे हमने बात करी थी, चलो एक बार इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ये कौन थे भैया आपके ये एकीकरण दिवस, तो ये गडग में इनका संबंध कहां से था, गडग में आपका ये तोतादार्य मठ की, कौन सी मठ है आपकी, सीधा सा पूछेगा कौन सी मठ से संबंध रखते थे, तोतादार्य मठ, इस मठ से संबंध रखते थे। गडग के अंदर एक मठ है जिसका नाम क्या है, तोतादार्य मठ, और वहां के विचारिक और दार्शनिक थे, क्या थे, वहां के विचारक है और दार्शनिक
थे, विचारक और दार्शनिक थे। उन्होंने कप्पू बचाओ के नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व किया कि कौन सा आंदोलन, सीधा सा पूछे तो यह कपाटा गुडा बचाओ आंदोलन का क्या कहते हैं इसने, सेव कपाटागुडा आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें सरकार ने इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मजबूर किया। यानी कि जो सफल है कपाटागुडा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जो आपका वहाँ पर एक जगह है आंदोलन, वहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष सब कुछ है वहाँ पर भी, यानी कि जीवों से संबंधित था। इस आंदोलन का इसने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया और सरकार मजबूर होगी इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए। तो सीधा सा पूछा जाता है कपाटागुडा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये भी पूछ लेगा आपसे। ये आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी जो सिद्धलिंग स्वामी है इन्होंने, और इनके जो जयंती पर कर्नाटक सरकार ने क्या बनाने की घोषणा करी है, एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। ठीक है भाई, एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। जैसे अभी 14 अप्रैल आपका चर्चा में था, 14 अप्रैल को हमने जयंती जो मनाई थी भीमराव अम्बेडकर साहब की, तो समानता दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी इस दिवस पर, तो तमिलनाडु ने। किसने करी थी, तमिलनाडु ने इस दिवस को समानता दिवस मनाने की घोषणा करी थी। भारत ने क्या बोला था, इसे अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में मनाने की, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस जयंती को मनाने की बात करी है, समानता दिवस के रूप में बात करी है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा शानदार यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हुए, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस ज्यादा ही हो रहा है भाई, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, दोबारा भी करवा दूंगा, लेकिन अगर चीजें समझ में नहीं आई तो फिर तो पढ़ाने का कोई मतलब रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी जो भी होगी। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी, आपका क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। राज्यों में चर्चा में आपका भाई, राज्यों में खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राज्यों में खंड स्तर पर, यानी कि जो राज्यों के अंदर या जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खंड बने हुए हैं, कह सकते हैं राज्यों के अंदर जो खंड है उस खंड लेवल पर स्वास्थ्य मेला, यानी कि लोगों को क्या स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उद्देश्य क्या कह सकते हैं आप इसका, उद्देश्य भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा भी आपका। साथ ही में आप कह सकते हैं कब किया जाएगा, पूरे भारत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय 18 अप्रैल को 2022 में केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आयुष्मान भारत के बीच में रहने वाले, इसमें क्या रहेगा भाई आपका सहयोग किस का लिया। देखो सबसे पहले तो ये कि खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया, किसने किया है आपका, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान भारत कह सकते हो आप, उसके तहत भी इसमें सहयोग लिया गया है। किस का लिया गया है, 18 अप्रैल को किया गया भाई आपका, कितने 1 लाख से अधिक 1 लाख से अधिक जो आयुष्मान केंद्र है वहाँ पर इन मेलों का खंड स्तर पर क्या किया गया, आयोजन किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए सहयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय महिला बाल विकास, तो सूचना मंत्रालय भैया आपका प्लस महिला व विकास मंत्रालय कह सकते हो, सूचना महिला बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज प्लस आपका आयुष्मान मंत्रालय, इन सारों ने मिलकर के सूचना मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आयुष जो मंत्रालय, इन सब ने मिलकर इस मेले का क्या किया है, आयोजन किया है। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब होता रहा है। ठीक है, और क्लास को मेरे को रोकना पड़ेगा, कुछ अच्छे से भी नहीं निकल पाई आज। हालांकि मेरा विचार था 101वीं क्लास थी आज, बेहतरीन क्लास देने का, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती भाई, चाह करके भी जब भी मौका मिलेगा मुझे आप लोगों के बीच में इसकी भरपाई जरूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी प्रकार से अपना बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता रहेगा। आप बस प्लीज़ एक बार थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं, क्लास को शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू, जय हिंद।